बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। आज का हमारा सेशन फ़ाइनेंस के मुतालिक है। फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट या फ़ाइनेंस एक ही बात है। जितने फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट होते हैं या फाइनेंस के रेलेवेंट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कोर्स है और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है वन पेपर। जितने भी आपके लेक्चरर है, आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ऑडिट ऑफिसर है, इसके अलावा अकाउंटेंट वगैरह की जॉब्स के लिए जहाँ जहाँ पे आपको फाइनेंस का एरिया आपके कोर्स में इंक्लूडेड होता है, तो ये आपका सेशन आपकी हेल्प करता है। साथ में आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी ऑनलाइन CSS की भी हमने स्क्रीनिंग टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट यानी कि रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से सेशन स्टार्ट कर दिए हैं और आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया या आप किसी जानने वाले ने अप्लाई किया हुआ। सो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं इसके लिए कोर्सेज़ की डिटेल के लिए। सो लेट अस मूव टुवर्ड सेशन फॉर टुडे फाइनेंस और ये वन पेपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग लेक्चर सीरीज़। और आज का हमारा टॉपिक होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी। अगर आप फाइनेंस के बंदे हैं या नहीं हैं तो ये आपको टॉपिक, ये सब्जेक्ट जो फाइनेंस है, इसमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। पहले इसका जानना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट तो हम देखते हैं कि हमने अपने मामलात को कैसे एक कन्वीनियंट वे से लेके चलना है जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके और प्रॉपर एफिशिएंटली हम लेके चल सके। अब यहाँ पे बात आ जाती है पोर्टफोलियो की। अगर ये थोड़ा सा आप ब्रीफ ओवरव्यू समझ लेंगे तो आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अच्छा, लेट्स सपोज हम एक अज्यूम करते हैं कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आपके पास एक इन्वेस्टर हैं और आपके पास 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख पाकिस्तानी PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ हैं आपके पास। अच्छा जी, अब आपने इसको इन्वेस्ट करना है। आप रियल इस्टेट में जाते हैं, रियल इस्टेट में और इन्वेस्ट कर देते हैं। 10 लाख में एक मरला आता है, 2 मर लेते हैं या जहाँ पे भी, या शुरू में डाउन पेमेंट दे देते हैं, बाकी इंस्टॉलमेंट बना लेते हैं। तो ये आपने इन्वेस्ट कर दिया। एक तो ऑप्शन ये हो गया आपका। अब ये हो सकता है जिस तरह करंट क्राइसिस में या करंट सिचुएशन जो है, इक़्तिसादी सूरत हाल है, इसमें रियल इस्टेट की मार्केट बिल्कुल डाउन है, लेकिन आपका तो पैसा डूब जाएगा। आप किसी से कंसल्ट करेंगे, आप किसी से डिस्कस करेंगे या आप एक्सपीरियंस लोगों को देखेंगे या आपका ऑलरेडी अपना एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप कहेंगे नहीं, ये स्ट्रेटजी ठीक नहीं है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना, क्योंकि मेरा पैसा बिल्कुल वो लॉक भी हो जाएगा और यहाँ पे मुझे रिटर्न का भी कंफर्म नहीं है कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत डाउन भी हो सकती है। बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हैं, वो पूरी करने के हवाले के साथ साथ आपने रिटर्न के ऊपर आपने टैक्स भी पे करना है, तो आपको कुछ बचेगा नहीं। तो आपने ये डिसीजन चेंज कर लिया। अब आप कहते हैं यही 10 लाख आप ऐसे करते हैं कि 2 लाख डाउन पेमेंट कर देते हैं रियल इस्टेट में और आगे चल के आप 20,000 पर मंथ जो है वो पे किया करेंगे उस 5 मरला 10 मरला का जो प्लाट है उसके लिए। अब 2 लाख तो यहाँ पे आपने लगा दिया, 20,000 आप मैनेज कर सकते हैं मंथली बेसिस पे। इसको हम फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर डिसीजन इसको हम निगेट कर देते हैं, इसको हम इग्नोर कर देते हैं कि ये 20,000 पर मंथ वाली बात है। यहाँ पे जो 2 लाख आपने पे कर दिया, अब 8 लाख आपके पास हैं। अब आप क्या करते हैं, 2 लाख उसमें बैंक में इन्वेस्ट कर देते हैं एज ए जो डेट के तौर पे कहीं पे दे देते हैं या बैंक में दे देते हैं। तो आपको यहाँ पे तकरीबन 20% तक मिलता रहता है। यहाँ पे आपको 4 मंथ यहाँ पे जितना रिटर्न आता है 20%, 21% जो भी चल रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 लाख लगाने से आपके कितने टोटल 4 लाख जो है वो कंज्यूम हो चुके हैं। अब आपके पास रह गया 6 लाख। 6 लाख में से आप 1 लाख की क्या करते हैं कि स्टॉक कोई ख़रीद लेते हैं। अब 1 लाख के आपने स्टॉक ख़रीद लिए, आपने साथ ही अब आपके पास रह गए 5 लाख। उसमें से आपने फर्दर 2 लाख के बॉन्ड्स खरीद लिए। अब आपके पास रह गए 3 लाख और 3 लाख की आप क्या करते हैं, उनमें से 1 लाख के आप कमोडिटीज़ कोई परचेज कर लेते हैं जिनका आपको एस्टिमेटेड है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाएगा। कमोडिटीज़ खरीद लेते हैं और साथ में आपके पास जो 2 लाख बाकी रिमेनिंग है उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, किसी भी जगह पे, किसी इंडस्ट्री में, किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या किसी छोटे से प्रोजेक्ट में कोई प्रोजेक्ट सेटअप लगा देते हैं। या ओवरऑल कोई और आपका दोस्त इन्वेस्टर है उसको आप कंट्रीब्यूट कर देते हैं। वो कहता है जी मैं आपके पैसे से इन्वेस्ट करता हूँ
और जितना प्रॉफिट आएगा मैं उससे आपको शेयर कर दूंगा, 50% हो जाएगा, 70-30% जो भी होता है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे 2 लाख लगाया, रियल इस्टेट में लगा दिया, यहाँ पे आपने बॉन्ड्स में 1 लाख लगा दिया स्टॉक में, और साथ में आपने इस तरह से बॉन्ड्स, स्टॉक्स और जो आपकी एक कमोडिटीज़ में 1 लाख लगाया था, यहाँ पे आपके पास पार्टनरशिप में आपने लगा दिया। सो आपकी 10 लाख की इन्वेस्टमेंट हो गई पूरी। 2 महीने गुजरते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी वाले मामले में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप यही पैसा अगर यहाँ पे लगा लेते स्टॉक वगैरह में तो आपको अच्छा रिटर्न, तो आप इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं 3 महीने के बाद, और 3 महीने के बाद दोबारा किसी और इसी तरह के पोर्टफोलियो में लगा देते हैं और अपना पोर्टफोलियो चेंज कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कि आपने एनालिसिस करने के बाद और आप एक्टिवली देख लें, जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको आप सेल आउट करते हैं, और जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा था उस जैसी कोई और अपॉर्चुनिटी होती है उसमें आप पैसा लगा देते हैं। सो अपने पोर्टफोलियो को वक्तन फ़वक्तन आप चेंज भी कर रहे हैं, जहाँ पे प्रॉफिट नज़र नहीं आता उसको चेंज कर लेते हैं, जहाँ प्रॉफिट आता है उसको आप कंटिन्यू करते हैं। या ज़्यादा प्रॉफिट आता है और आगे आपको रिस्क लगता है कि इसकी फ्यूचर में मार्केट वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, तो आप उसको डाउन कर देते हैं, आप उसको क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, और आप क्या करते हैं, फ़ौरन से 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 आपको 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे आप अगर आपको हासिल हो रहा है तो आप उसको कैश कर लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। सो आपके इन्वेस्टमेंट जो आपके पास मौजूद है उसको मुख्तलिफ जगह पे जो इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं जो जिनमें आपने इन्वेस्ट किया होता है वो आपका पोर्टफोलियो कहलाता है। सही है, ये है पोर्टफोलियो, और इसको वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहना, लुक आफ्टर करना, मैनेज करना, इसको कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जिससे आपको मैक्सिमम अपना रिटर्न मिल सके या अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सकें। तो फाइनेंस का एक्चुअली कॉन्सेप्ट भी ये है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना होता है। सो अब अगर हम पूरे टॉपिक की तरफ जाएंगे तो ये आपको जो एक छोटी सी एग्जांपल है, चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का टॉपिक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होने वाला। अब हम चीज़ों को 1 बाय 1 कवर भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होती क्या है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग। क्रिएट करना है सबसे पहले, फिर उसको मैनेज करना है। क्या, अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स दैट मीट स्पेसिफिक फिनेंशियल गोल। तो आपके फिनेंशियल गोल्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कितना आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, कौन सी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उस हवाले से आपका फिनेंशियल गोल्स बन जाते हैं। दिस इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजंस अबाउट एसेट एलोकेशन। ये किसके मुतालिक है, जो आपके पास एसेट है यानी 10 लाख, उसको आपने कहाँ कहाँ पे एलोकेट करना है उससे मुतालिक है। इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन, कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ताकि आप वक्तन फ़वक्तन देखते रहें, महीने बाद 2 महीने बाद कहाँ से कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न दे रही, कौन सी इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं दे रही। इसको कहते हैं कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। और मकसद क्या होता है, टू ऑप्टिमाइज रिटर्न, ताकि आपके प्रॉफिट बढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें, एंड मैनेज रिस्क, और रिस्क भी जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे रिस्क है उसको ख़त्म करें और सेल आउट करके जहाँ पे कम रिस्क वाली जगह है वहाँ पे इन्वेस्ट कर दें। चैलेंज, ये सारे कंसेप्ट हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। हियर इज़ अ कम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सबसे पहले है कि की कंपोनेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जो आपके पास 10 लाख थे वो आपके एसेट्स से, उसको आपने एलोकेट करना है। डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल इस्टेट एंड कैश। साथ इसका मकसद क्या है, टू बैलेंस द रिस्क एंड रिवार्ड बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन। इसकी टाइप्स क्या क्या हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। सबसे पहले जो आपके एसेट की एलोकेशन है उनको स्ट्रेटेजिकली करें। स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके मुताबिक आपने एसेट को एलोकेट करना है। एस्टैब्लिशिंग अ फिक्स्ड एसेट मिक्स एंड प्रेडिकली रीबैलेंसिंग टू मेंटेन दैट एलोकेशन, कि आपके फिक्स एसेट्स में भी हो और एक मिक्स टाइप हो जो पीरियडिकल जो आपको रीबैलेंस करते रहें और मेंटेन करते रहें अपनी एलोकेशन को, कुछ फिक्स्ड हो, कुछ जो है वो शॉर्ट टर्म हो। इसके अलावा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन होती है कि आपने टैक्ट से अपने एसेट्स को एलोकेट करना है जिससे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके और रिस्क कम हो सके। एडजस्टिंग द एसेट मिक्स इन रिस्पॉन्स टू मार्केट कंडीशंस टू कैपिटलाइज ऑन शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़, कि आपने देखना है मार्केट की क्या कंडीशन है, उसके मुताबिक अपनी टैक्टिकल गेम आपने लेके चलनी है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की सिलेक्शन बड़ा एक अहम रोल होता है कि आपने कहाँ पे अपनी एसेट को एलोकेट करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले डेफिनेशन है, चूजिंग स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट विद इन ईच
एसेट क्लास। एसेट तो मुख्तलिफ होती हैं, उनकी आगे फर्दर क्लासेस होती हैं। कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है सबसे बड़ा ये होता है। क्राइटेरिया आप क्या रखते हैं? फैक्टर्स लाइक पोटेंशियल रिटर्न, आपको उस इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिलेगा, उसका रिस्क लेवल क्या है, मार्केट की कंडीशन क्या कहती हैं, एंड इंडिविजुअल जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर कंसिडर्ड। तो इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं। उसके मुताबिक आप अपना डिसीजन करते हैं कि आपने कौन से एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है ना। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती हैं? स्टॉक्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के अंदर, इसके अलावा रियल इस्टेट के अंदर, एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट लाइक कमोडिटीज़ और प्राइवेट इक्विटी। ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आपने अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करना होता है। अच्छा, इसका एक अगला जो कंपोनेंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट, कि जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे लॉस हो सकता है उसको आपने अवॉइड करना है, उससे निकल जाना है, और दूसरी जगह पे जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे आपने चले जाना है। तो आपने अपने रिस्क को मैनेज करना है। डेफिनेशन क्या है रिस्क मैनेजमेंट की? आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क टू प्रोटेक्ट द पोर्टफोलियो फ्रॉम सिग्निफिकेंट लॉसेज। इसकी टेक्निक्स क्या हो सकती हैं रिस्क को अवॉइड करने के लिए? सबसे पहले तो अपने इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ जगह पे डाइवर्सिफाई करें, और लास्ट टाइम हम डाइवर्सिफिकेशन पे डिटेल से बात कर चुके हैं। स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट एसेट्स टू रिड्यूस एक्सपोजर टू एनी सिंगल एसेट्स क्लास, सिंगल एसेट्स रिस्क। हेजिंग क्या है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कर लेते हैं, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि आपको जो आने वाले फ्यूचर में जो है वो लॉस होने के चांसेस कम हो जाए। यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ऑप्शंस और फ्यूचर्स टू ऑफसेट पोटेंशियल लॉसेस। इसके अलावा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, जहाँ पे आपको लॉस होने का डर हो तो आप एक जगह पे क्लिक कर देते हैं कि 5% तक लॉस में बियर कर सकते हैं, उससे ऊपर होगा तो ये मेरा ऑर्डर जो है वो सेल आउट हो जाए और मैं इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं करूँगा। मैक्सिमम इस पर 5% तक मैं डाउन प्राइस को जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ, अफोर्ड कर लेता हूँ, बियर कर लेता हूँ। सेटिंग प्री डिटर्मिन्ड प्राइस लेवल्स टू ऑटोमेटिकली सेल इन्वेस्टमेंट एंड लिमिट्स लॉसेज। इस पर ऑलरेडी हम एक लेक्चर में बात कर चुके हैं कि किस तरीके से आप अपने एसेट की जो है जो कैप है वो सेट कर लेते हैं ऊपर जाने के, और इसकी बॉटम जो है कहाँ पे आपकी सीलिंग प्राइस है, जहाँ पे इसकी प्राइस डाउन होगी तो आपका एसेट सेल हो जाए। ऊपर और नीचे दोनों लिमिट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं। आजकल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर ये ऑप्शन होता है ऑनलाइन जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी इसका एलिमेंट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। वक्तन फ़वक्तन आपने देखना है कि जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस है, कहाँ से आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है मॉनिटर करें, और जहाँ से आपको लॉस होने का डर है या आपको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा उसको सेल आउट करें, और बेहतर जो मार्केट है, इंडस्ट्री है, उसके अंदर आप जा सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को चेंज कर लेते हैं। तो ये रीबैलेंसिंग है। मॉनिटरिंग, रेगुलरली रिव्यूइंग द पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस टू एंश्योर इट अलाइंस विद इन्वेस्टमेंट गोल्स। सब साथ ही रीबैलेंस कर लेना जहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा लगे। एडजस्टिंग द पोर्टफोलियो बाय बाइंग और सेलिंग एसेट्स टू मेंटेन द डिजायर्ड एसेट एलोकेशन। दिस कैन बी डन पीरियडिकली, यानी कि एनुअली भी आप कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और इन रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट मार्केट मूवमेंट। मार्केट के अंदर चेंजेस आई, उसके बाद आपने अपने डिसीजंस चेंज कर रहे हैं। अच्छा, कंपोनेंट समझने के बाद टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या हो सकती है कि पोर्टफोलियो तो आपके पास है, क्या क्या टाइप्स इसकी हो सकती हैं, किस तरह का जो पोर्टफोलियो आपको पसंद है। सबसे पहले तो है एक एक्टिव मैनेजमेंट, कि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे डिसीजन ले रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं एक्टिव मैनेजमेंट। डिफिनेशन है एक्टिवली मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस टू आउट परफॉर्म द मार्केट और स्पेसिफिक बेंचमार्क्स। अप्रोच क्या होती है? इन्वॉल्व फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च, ट्रेंड्स एंड एनालिसिस। बेनिफिट इसका क्या होता है? पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स इफ द मैनेजर्स डिसीजंस आर करेक्ट। अगर आप मार्केट को सही तरीके से डिटरमिन कर लेते हैं, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, और कई सारे फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं उनका सही तरीके से अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और रिस्क को अवॉइड भी कर सकते हैं, साथ में रिटर्न आप अच्छा कर लेते हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? हायर कॉस्ट ड्यू टू ट्रांजैक्शन फीस एंड मैनेजमेंट फीस एंड द रिस्क ऑफ अंडर परफॉर्मेंस। अंडर परफॉर्मेंस का भी डर होता है, यानी कि आप शॉर्ट टर्म में फ़ौरन से डिसीजन ले रहे हैं तो उसकी कॉस्ट वगैरह, उसकी एक्टिविटी जो मैनेजमेंट करने के लिए आपको बियर करने पड़ते हैं, उसके एक्सपेंसेस वो आपको पड़ जाते हैं। पैसिव मैनेजमेंट क्या है कि फॉर द लॉन्ग पीरियड आप बिल्कुल उसको डॉर्मेंट कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं। अ स्ट्रेटजी दैट एम्स टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट इंडेक्स। अप्रोच इसकी क्या है? इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड्स और ETFs दैट मिरर द composition of the chosen index. Benefits can lower cost and fees and generally low risk of underperformance compared to active management. Drawbacks क्या है? Limited potential for outperforming the market. तो आउट परफॉर्म नहीं करती, उसमें जो आपको गेन तो मिलता है लेकिन बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं मिलता।
इसके अलावा जो आपके पास टाइप्स आती हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से वो डिस्क्रेशनरी वर्सेस नॉन डिस्क्रेशनरी मैनेजमेंट। कुछ में आप डिसीजन कर सकते हैं, कुछ में आपके पास डिसीजन होता ही नहीं। डिस्क्रेशनरी यानी कि आपकी मंशा के मुताबिक, आपकी मर्जी के मुताबिक द पोर्टफोलियो मैनेजर हैज़ द अथॉरिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर विदाउट नीडिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द ईच ट्रांजैक्शन। यानी कि आपने अपना एक एजेंट रखा हुआ है जो आपके बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है और उसको आपने आज़ादी दी है कि खुद तुम मैनेज करो, मेरी तरफ से पूछने की ज़रूरत अब आपको बार बार नहीं है। तो इसको मतलब होता है कि एजेंट को आपने ऑटोनॉमी दी हुई है, उसको आज़ादी दी हुई है, वो डिस्क्रेशनरी डिसीजन ले रहा है। नॉन डिस्क्रेशनरी में आपसे वो पूछ कर चलता है द पोर्टफोलियो मैनेजर प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन बट द इन्वेस्टर मेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन ईच ट्रांजैक्शन। फाइनल डिसीजन तो जो आपका मैनेजर होता है वो करता है, लेकिन आपने उसकी अप्रूवल देनी होती है। स्टेप्स इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होते हैं, क्या क्या आप कैसे लेके चलते हैं? सबसे पहले तो डिफाइनिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। आप जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आपको रिस्क से बचना है या आपको रिटर्न ओरिएंटेड है, रिस्क की आप डिसीजन लेते हैं? ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव में सेट करनी होती है। गोल क्या? एस्टैब्लिशिंग व्हाट द इन्वेस्टर एम्स टू अचीव। एग्जाम्पल ग्रेशिया इसकी है कैपिटल ग्रोथ, इनकम जनरेशन, कैपिटल प्रिजर्वेशन। कैपिटल ग्रोथ है जो आपने इन्वेस्ट किया है आज 10 लाख, 2 साल बाद 5 साल बाद वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख तक पर चला जाए, कैपिटल ग्रोथ है। इनकम जनरेशन आप चाहते हैं मंथली बेसिस पे आपको इनकम कम मिले। कैपिटल प्रिजर्वेशन है कि आप अपने कैपिटल को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू लूज ना हो। इसके अलावा रिस्क टॉलरेंस भी, आप कितना रिस्क लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू एंड्योर मार्केट फ्लक्चुएशन। टाइम हॉरिजन, कितने टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करनी। डिटर्मिनिंग द ड्यूरेशन फॉर विच द इन्वेस्टमेंट विल बी हेल्ड। सेकंड नंबर पे जो आपका है एलिमेंट वो आपने देखना है कंडक्टिंग अ नीड्स असेसमेंट, यानी कि कंड्यूसिंग अ नीड्स असेसमेंट कि आपकी ज़रूरियात क्या हैं, आपने ये कंडक्ट करना है कि उसकी ज़रूरत क्या है इन्वेस्टर की। इवेलुएटिंग द इन्वेस्टर्स करंट फाइनेंशियल सिचुएशन, फ्यूचर नीड्स एंड एनी कंस्ट्रेंट्स, लिक्विडिटी नीड्स, टैक्स कंसिडरेशन। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हुए देखने हैं और आपने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है। इसके अलावा डेवलपिंग एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, IPS बनाते हैं, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द इन्वेस्टमेंट गोल्स, जिसमें आपने अपनी गोल्स रखी होती हैं, स्ट्रेटजीज एंड गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग द पोर्टफोलियो। इट सर्व्स एज अ रोड मैप फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इसके मुताबिक आपका मैनेजर जो है वो आपकी क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं उनको देखते हुए डिसीजन लेता है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसके अलावा अगला जो स्टेज आती है वो इम्प्लीमेंटिंग द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। जब आपके मैनेजर को पता है कि मेरा जो इन्वेस्टर है इस तरह की उसकी तरजीहात हैं, तो फिर वो उसके मुताबिक आपके ऑप्शंस तलाश करता है। सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट एसेट्स बेस्ड ऑन द IPS एंड एलोकेटिंग दैम अकॉर्डिंगली। अच्छा जी, इसके बाद फर्दर आता है कि मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। आप अपने जितनी इन्वेस्टमेंट की उसको मॉनिटर करें और रिपोर्ट करेगा आपका मैनेजर आपको इन्वेस्टर को, और उसके बाद इन्वेस्टर उसको फर्दर गाइड देगा। रेगुलरली रिव्यूइंग द पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग अपडेट्स टू द इन्वेस्टर एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। इसके साथ साथ अगला जो प्रोसेस में आता है रिव्यूइंग एंड रीबैलेंसिंग। रिव्यू करते हैं जहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, उसकी तरफ आप मूव करते हैं। रीबैलेंस करते हैं, अपनी रिस्क एरिया से निकलते हैं। पीरियडिकली रीबैलेंसिंग द पोर्टफोलियो टू मेंटेन द डिजायर्ड एसेट एलोकेशन एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द इन्वेस्टर्स ऑब्जेक्टिव्स एंड मार्केट कंडीशंस। अच्छा जी, इसके इंपॉर्टेंस क्या है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के हवाले से? जब आप पोर्टफोलियो एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते बल्कि मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस होते हैं, पोर्टफोलियो के अंदर कई सारी वैरायटी होती हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेज करने से क्या फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको रिटर्न मैक्सिमम, आप प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज कर लेते हैं। और वेल मैनेज पोर्टफोलियो एम्स टू अचीव द हाइस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। इसके साथ में रिस्क से आप मैनेज करते हैं, रिस्क एरिया से निकल जाते हैं और दूसरी जगह पे आप चले जाते हैं। इफेक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग वेरियस इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसके साथ साथ में जो आपके गोल सेट किए हुए हैं उसके मुताबिक अलाइन होने के लिए आप डिसीजन चेंज करते रहते हैं। जहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उसके मुताबिक चीज़ें दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वहाँ से आप पुल आउट कर लेते हैं। एंश्योर्स दैट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज़ अलाइंड विद द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसके अलावा अडेप्टेबिलिटी, आप उस तरह की मार्केट के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं और चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है वक्त के साथ साथ, और चीज़ों को आप बेहतर डिसीजन करते हैं। अलाउज फॉर एडजस्टिंग इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड पर्सनल सर्कमस्टांसेस। आपके हालात भी चेंज हो रहे हैं, मार्केट के भी हालात, उसके मुताबिक आप डिसीजन ले रहे होते हैं। ये आपको एक्टिवली देखना होता है अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा जी, पूरे इस टॉपिक की हम समरी करें तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्विंग सिस्टमैटिक अप्रोच
to managing investments to achieve specific financial goals while balancing the risk and reward, whether through active or passive management. The objective is to optimize the portfolio's performance in alignment with the investor objectives. So ये सारी चीज़ों को हमने वन बाय वन कवर किया है, हर एक पे हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो होप्स हो कि अब आपको पोर्टफोलियो के मुताबिक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब देखते हैं कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम में या पास पेपर में इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, मैक्सिमाइजिंग शॉर्ट टर्म गेन्स। ऑप्शन बी, मिनिमाइजिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स। ऑप्शन सी, अचीविंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स वाइल मैनेजिंग रिस्क। ऑप्शन डी, अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ रिस्क। राइट ऑप्शन इज सी, अचीविंग स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल्स वाइल मैनेजिंग रिस्क। क्वेश्चन नंबर 2, एसेट एलोकेशन इन्वॉल्व्स। ऑप्शन है हमारे पास ए, इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल एसेट क्लास। ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। ऑप्शन सी, अवॉइडिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स। ऑप्शन डी, फोकसिंग सोली ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। आपने अपना ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन इज बी, डिस्ट्रीब्यूटिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following best describes strategic asset allocation? Option A, frequently adjusting the asset mix based on market conditions. Option B है establishing a fixed asset mix and periodically rebalancing it. Option C है investing only in low risk assets. Option D है ignoring asset allocation entirely. Right option is B, establishing a fixed asset mix and periodically rebalancing it. Question number 4, what is the primary difference between active and passive portfolio management? Option A है active management involves replicating market indexes while passive management involves frequent trading. Option B है active management involves frequent trading to perform the market while passive management aims to replicate market indexes. Option C है active management ignores market trends while passive management focuses on short term gains. Option D है there is no significant difference between the two. Right option is B, active management involves frequent trading to outperform the market while passive management aims to replicate market indexes. Question number 5, which of the following is a benefit of passive management? Option A, higher transaction fees, lower cost and fees. Option C, higher risk of underperformance. Option D, frequent portfolio rebalancing. Right option is B, lower cost and fees. Question number 6, what is a primary challenge of over diversification? Option A, increased exposure to a single asset. Option B, higher potential for returns. Option C, dilution of potential returns. Option D, simplified portfolio management. Right option is C, dilution of potential returns. Question number 7, which technique involves using financial instruments like options or futures to offset financial losses? Option A, diversification. Option B, hedging. Option C, rebalancing. Option D, asset allocation. Right option is hedging. Question number 8, in the portfolio management process, what is the purpose of the investment policy statement, IPS? Option A है to minimize all investment risk. Option B, to serve as a roadmap for making investment decisions. Option C, establishing fixed asset mix. Option D, to ensure all investments are in stocks. Right option is B, to serve as a roadmap for making investment decisions. Question number 9, what does rebalancing a portfolio involve? Option A, ignoring changes in market conditions. B, adjusting the portfolio to maintain the desired asset allocation. Option C, selling all underperforming assets. Option D, investing only in high risk assets. Right option is B, adjusting the portfolio to maintain the desired asset allocation. Question number 10, which type of portfolio management gives the manager the authority to make investment decisions without prior approval for each transaction? Option A, passive management. Option B, tactical asset allocation. Option C, discretionary management. Option D, non-discretionary management. Right option is C, discretionary management. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आपको बताते चलें कि ये आप कंप्लीट कोर्स
हार्वर्ड अकेडमी की वेबसाइट www.harvardacademy.com विज़िट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।